लास्ट टॉपिक रह गया हमारा चैप्टर 9 का, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखो, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात समझ लो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में। जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है, सबसे पहली बात, इसमें लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। दूसरा, एजम्पशंस। एजम्पशंस बोले तो एजम्पशंस का मतलब होता है कितने साल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, कंपनी क्या क्या एजम्पशन करती है जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा कंपनी ने, तो कंपनी क्या सोचेगी, कितने सालों में ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे। सपोज कोई बिल्डर है, उसने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उसके बाद वो फ्लैट अलॉट करेगा पब्लिक को। अब वो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले क्या क्या चीजें देखेगा। देखो, एक पूरी की पूरी सोसाइटी डिस्कवर करना, पूरी की पूरी सोसाइटी बनाना, और फिर उसमें फ्लैट अलॉट करना, फ्लैट की डिमिनिशिंग, और मतलब फ्लैट का सब कुछ करना, फ्लैट पूरा का पूरा बना के और उसको बेचना छोटी बात नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। तो सबसे पहली बात लार्ज अमाउंट। दूसरा एजम्पशन, कितने सालों में वो पोजीशन दे देगा पब्लिक को, कितने सालों में पब्लिक को अपना फ्लैट मिल जाएंगे, कितना उसमें खर्चा आएगा, आगे कितने सालों तक चल सकता है। ठीक है, कितना उसमें प्रॉफिट होगा उसको, क्या उसके कैश फ्लोज होंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है ना, क्या उसका रेट ऑफ रिटर्न होगा, ये सब चीजें क्या करेगा, देखेगा। तीसरी बात, इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल, सपोज आपने कोई जमीन ले ली, ठीक है, आपने 40-50 करोड़ रुपए लगा के कहीं एक लंबी बढ़िया अच्छी खासी जमीन ले ली, बाद में आपको लगा यार ये गलत सिचुएशन पे ले ली, या गलत लोकेशन पे ले ली, यहाँ हम सोसाइटी नहीं बना सकते, तो अब वो इरिवर्सिबल नहीं है। आप उस जमीन को वापस से बेच नहीं सकते कि हाँ यार भाई ये तो गलती हो गई, वापस ले ले, और तो वो फिर आपको वो मार्केट रेट पे बेचनी पड़ेगी, आपको कोई सेलर ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, और जो इस रेट पे आप मतलब फिर आपको वही वाली बात है यार, नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो उसमें आपकी कॉस्ट वगैरह लग जाती है। तो इस एक तरीके से रिवर्सिबल डिसीजन हो जाता है, मतलब दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज को। तो आपको एक डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना पड़ता है। वहीं आ जाता है वर्किंग कैपिटल, अपोजिट। स्मॉल अमाउंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट, नो एजम्पशंस या लिटिल एजम्पशंस, ठीक है, और रिवर्सिबल भी होते हैं। समझ रहे हो, इसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर की लायबिलिटी होती है। जैसे इन्वेंट्रीज हुई, कम आ गई वापस आ गई, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह गई, तो ये अंतर होता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब हमें जो डेली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल हमारी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज आवर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, दिस डिसीजन आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट। समझ रहे हो क्या, कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर दिया, सपोज रिलायंस फ्यूचर रिटेल को जैसे अभी एक्वायर करने की बात चल रही है, तो रिलायंस फ्यूचर कैपिटल के पास जाके ऐसा तो नहीं है कि सीधा डायरेक्ट बोल देगी कि देखो हम आपको एक्वायर करना चाह रहे हैं, ये पैसे ले लो। उसका क्या है, पहले वो पूरी की पूरी डिटेल निकालेगी, इस कंपनी की वर्थ क्या है, कितने में मैं इसे ले लूँ, ठीक है, कितना मुझे इससे फ्यूचर में इनकम होगी, उनकी अगर मैं आज की डेट में रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या रिटर्न होगा। अब जैसे जियो है, उसने क्या किया, पहले जियो के सिम सब में फ्री बंटवा दिए। समझ रहे हो, उसके बाद फ्री बंटवाने के बाद उन्होंने 6-6 महीने साल भर का डाटा भी दिया अंबानी ने सबको। समझ रहे हो, ये क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी है एक। फिर उसने बाद में उसके चार्ज रखे तो उसका मिलियंस में एकदम रिवेन्यू बढ़ा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी। और इंडिया की पब्लिक क्या है, कुछ भी चीज फ्री मिले तो भागो ले लो, ये थोड़ी सी मेंटेलिटी होती है इंडियन पब्लिक की। ठीक है, तो यही अंबानी ने किया।
तो दिस इज मतलब उसने भी पहले देखो कितना खर्चा तो किया है उसने यार, सबको सिम फ्री दिए हैं, उनको नेट फ्री दिया है, उनको कॉलिंग फ्री दी है, तो उसने खर्चा नहीं किया, खर्चा हुआ है उसका, लेकिन उसने बाद की इन्वेस्टमेंट देखी कि उसको रिटर्न कितना मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट पे। समझ रहे हो? ये सब होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन। मॉडर्नाइजेशन, किसी टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन किया है, जैसे वो वोल्टी लेकर आया है, वोल्टी रिलायंस जियो लेकर आया है, पहले वोल्टी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सही है, तो दिस इज मॉडर्नाइजेशन, या उसका रिप्लेसमेंट कर दिया, उसने पुराने सिमों का रिप्लेसमेंट करके नए सिम ले आए। ओके, तो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन, तो ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको यार समझ में आ जाएगा, वही कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, ये द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग रीजंस। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है, जितना कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे और उस री इन्वेस्टमेंट पे हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं, डेट इज अवर ग्रोथ। देखो ग्रोथ का सीधा सिंपल फॉर्मूला समझ लो पहले आप, ग्रोथ जो हमारी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब जितना हम कंपनी में पैसा वापस लगाएंगे, ठीक है, डेट इज अवर, और उस पर हम कितना रिटर्न कमाएंगे। सपोज हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 13% और रिटेन्ड अर्निंग हमारी 60% है, ठीक है, 40% हमने डिविडेंड बांट दिया, 60% हमारी रिटेन्ड अर्निंग है, तो हमारी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, ग्रोथ रेट हमारी क्या हो गई 7.8%, डेट इज अवर ग्रोथ रेट। समझ रहे हो? तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिटेन्ड अर्निंग इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट पे कमा कितना रही है। समझ रहे हो? अगर वो डेट के खर्चे से ज्यादा कमा रही है, मतलब जितना हमें लोन में खर्चा देना है उससे ज्यादा हमें कमा रही है, तो हमारी ग्रोथ कंपनी है वो। और अगर ग्रोथ रिलेटेड कंपनी है और उसमें ग्रोथ अच्छी है तो उसे री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसको रिटेन अर्निंग करनी चाहिए, ठीक है, उसको कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन अगर उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो क्या करे, कंपनी पैसा बांट दे इन्वेस्टर्स में। पैसे का जब उसको लगाने का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा है तो पैसा बांटेगी यार, इससे अच्छा और क्या कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे डिपेंड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल सोचो, मशीनें लगा ली, उसके पास प्रोडक्शन ही नहीं है, उसके पास सेल ही नहीं है, उसका प्रोडक्ट आगे बिक ही नहीं रहा, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, उसका प्रोडक्ट मतलब उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गई, तो जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई तो वो मशीन लगा के करेगा क्या, या वो मशीन प्रोडक्शन नहीं दे पा रही, तो ऐसे मशीनों में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व बता ही दिया है, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क है जब आप पैसा लगा लेते हैं, सपोज इरिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल डिसीजन, समझ रहे हो? तो ये सब हमारे क्या हो गए फिक्स्ड इनकम के। और फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देखो नेचर ऑफ बिजनेस। सपोज अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है, दुकानें हैं, दुकान वाले सामान लेके बैठे हुए हैं, उसने सिर्फ दुकान पे से सामान उठा के कस्टमर्स के पास पहुंचाया है, तो उसे अपनी इन्वेंट्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसका ज़रूरत क्या है कि वो मशीनें लगाए बड़ी बड़ी या अपने खुद के ट्रक रखे, वो सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट वाले से इस सामान से, इस चीज़ से सामान उठाया और उधर भिजवा दिया, तो इस बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, देखो नेचर ऑफ बिजनेस तो यार हर चीज़ में आप किसी भी फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो ना, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल हो, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल हो, फैक्टर अफेक्टिंग कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कुछ भी हो, सब में लिख सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब जिस तरीके का नेचर होगा, अमेजोन है, अमेजोन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कम से कम होगी, वो मशीनें क्यों लगाएगा, ठीक है। और अगर यही कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मारुति है, मारुति क्या करेगी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएगी, उसके यहाँ लिफ्ट भी होंगी और बेल्ट भी होंगी, पुली भी होंगी, मतलब कई सारी मशीनें होंगी, उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन सीधा सीधा किस स्केल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आपके पास ह्यूज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो आप, डिमांड प्रोडक्ट में की बहुत ज़्यादा है और आप मतलब, तो आप क्या करोगे, मतलब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो आप मशीनें ज़्यादा लगाओगे,
समझ रहे हो? चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्निक क्या है? दो तरीके की कंपनी होती है, इसमें दो वर्ड यूज किए हुए हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव वो कंपनियां होती हैं जिसमें जो कंपनी पैसे से चलती है, मतलब टेक्नोलॉजी। और लेबर इंटेंसिव मतलब कि देखो, लेबर इंटेंसिव वो होती है जहां एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 लेबर लग रही है, और कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जहां एक प्रोडक्ट को बनाने में एक ही लेबर से काम चल जा रहा है, या एक भी काम नहीं करना, मशीन से ही निकल रही है। ठीक है, कहाँ 10 लेबर और कहाँ एक सिर्फ मशीन। तो जहां मशीन ने लेबर को हटा दिया, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। यहां हमने कैपिटल लगा दी और ये हमारी लेबर इंटेंसिव है। सही है? तो जब हमारी मशीनें लेबर को हटा रही हैं तो हमारी फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, हम मशीनों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। जो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव होगी उसके पास फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। जो कंपनी लेबर इंटेंसिव होगी वो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ज्यादा, उसे वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कोई मशीन है, मशीन पुरानी हो गई, अब उसकी टेक्नोलॉजी नई आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो अब आप पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन रख के कर क्या रहे हो? उसकी अपग्रेडेशन करानी पड़ेगी। तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए भी चार्ज लगते हैं, या मशीन ही चेंज करनी है, मान के चलो मशीन खराब हो गई, अब वो मशीन आगे डिमांड में भी नहीं रही तो वो तो बेकार हो गई मशीन, अब नई मशीन ला के रखनी पड़ेगी, उस पर खर्चा। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के इस वजह से फिक्स्ड इनकम पे भी डिपेंड होता है। फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। दूसरा आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या आ जाता है, मतलब मान के चलो आपका अमेजोन है। अब अमेजोन का क्या काम है, वो मतलब सामान बना नहीं रही है, सामान दे रही है, सिर्फ दुकान से उठा के कस्टमर के पास दे रही है। अब अगर अमेजोन अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहे, अमेजोन चाहती है कि मैं खुद के प्रोडक्ट भी बनाऊं और खुद के प्रोडक्ट बेचूं, तो उसको लैंड, मशीन, बिल्डिंग्स वगैरह में या मशीन्स में इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो डाइवर्सिफिकेशन अगर कोई कंपनी कर रही है, किसी बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा रही है, तो उसको उस चीज के लिए फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो वो फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम को। देखो यार, बड़ी नॉर्मल सी बातें लिखी हुई हैं, समझ रहे हो? फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, लीजिंग फैसिलिटीज। देखो, एक होता है लीज। लीज का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज खरीदे बिना उसको लीज पे ले ली। तो लीज कंपनी क्यों लेती है? देखो मैं आपको थोड़ा एडवांस बता दूं अगर आपको समझ आए तो। लीज पे कंपनी इसलिए लेती है ताकि उसकी कंपनी के एसेट बढ़ जाएं और लायबिलिटी ना बढ़े। देखो, अगर कंपनी लीज पे लेती है कोई चीज, तो उसकी जो एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंसिंग लीज। ये सब आपको मैं बता नहीं पाऊंगा यार, देखो बहुत डीप हो जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, वो सीधा सीधा हर साल इतनी पेमेंट जानी होती है। और फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है कि कंपनी उधार पैसे लेके और फिर वो उधार पैसे लेके और उस उधार के पैसे से कहीं इन्वेस्ट करेगी और उस उधार के पैसे को लायबिलिटी में दिखाएगी, मशीन को एसेट में दिखाएगी, और जो उसका ब्याज का खर्चा होगा वो निकालेगी पीएनएल में। ठीक है? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, आप छोड़ दो। लेकिन सीधा सीधा ये सोचो कि फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स भी हैं, अगर वो कहीं और से फाइनेंस कर सके या लीज पे ले सके। लीज पेमेंट मतलब कि 10 साल के लिए हमने ये घर लीज पे ले लिया, अब ये 10 साल हम तुम्हें इतनी इतनी पेमेंट करेंगे हर साल, और ये अब हमारा हुआ 10 साल तक के लिए। ठीक है? तो उसके लिए क्या हुआ, हमें खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, हमें खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ा, हमारा साल का पूरा लीज पेमेंट हो गई, वो हर महीने छोटी छोटी अमाउंट जा रही है। तो वो हमारी फिक्स्ड इनकम को, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हमारी अफेक्ट करती है। ठीक है ना? मतलब एक साथ सारा पैसा ना दे के खरीद के ना लाना पड़ा, उससे अच्छा हमने लीज पे ले लिया। लीज मतलब हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर साल दे रहे हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट तो हम हर साल दे सकते हैं, कंपनी हर साल दे सकती है, लेकिन एक साथ मोटा पैसा देना तो वो कंपनी मतलब थोड़ा सा इफेक्ट करती है फिक्स्ड कैपिटल को, है ना? एक साथ सारा पैसा कोई देना नहीं चाहता। दूसरा आ जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, देखो इसमें आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अलग अलग एटीएम है। पीएनबी बैंक का एटीएम अलग है, एचडीएफसी बैंक का एटीएम अलग है, एक्सिस बैंक का एटीएम अलग है, ओबीसी बैंक का एटीएम अलग है। ठीक है? अब अगर ये बैंक, जितने भी बैंक्स हैं अलग अलग, अब वो अगर एटीएम का काम क्या होता है, एटीएम से पैसा निकलता है सिर्फ। अब अगर वो सारे बैंक अपना अलग अलग एटीएम लगाएं तो उन एटीएम को लगाने के लिए उन्हें जगह भी चाहिए,
उन्हें पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगेगी, फिर उसमें हर महीने या हर रोज जाके पैसों की इंस्टॉलेशन करो, उसमें पैसा डालो, तो ये सब खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं। इससे अच्छा बैंक क्या करती है, बैंक दूसरे बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर लेती है कि अगर हमारे बैंक का एटीएम भी आपके बैंक में लगे तो आप उन्हें पैसे दे दो और वो जो खर्चा होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो खर्चा क्या होता है, और ऐसे ही बैंक जो एटीएम है वो सारे बैंकों के साथ, आप देखते हो एटीएम लेके आप किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी भी बैंक के एटीएम में चले जाओ, आपके पैसे निकल जाते हैं। तो वो इसी कोलैबोरेशन की वजह से होगा। कंपनी ने अपनी फिक्स्ड कॉस्ट घटा ली कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई। कंपनी क्या करना चाहती है यार, अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, एक तो कंपनी की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो सबसे कम से कम रखना चाहती है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड इनकम की जो इफेक्ट, जो फिक्स्ड कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी, फिक्स्ड कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट करे लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस चीज के लिए वो भी अफेक्ट करती है कि अगर हमारा कोलैबोरेशन हो गया तो हमारी, जैसे अब बैंकों को अलग अलग एटीएम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही एटीएम ने सबका काम कर दिया, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसा होता कि एक्सिस बैंक का एटीएम उसके बराबर में ओबीसी का, फिर उसके बराबर में एचडीएफसी का, उसके बराबर में अलग अलग जाना पड़ता, ठीक है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ये भी हमारे फिक्स्ड इनकम को अफेक्ट करता है।